हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहां हम लेके आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स, जो भी न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासतौर पे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से न्यूज आर्टिकल आज चर्चा में रहे हैं, प्रीलिम्स से संबंधित, मेन से संबंधित। तो प्रीलिम्स संबंधित आर्टिकल यहाँ पे लगभग 9 आर्टिकल थे, जिनमें से 7 की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बीपीएससी का आर्टिकल यहाँ पे हम नहीं देखेंगे यूपीएससी का डिस्कशन में। इसके अलावा कुछ आर्टिकल है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहे हैं, जैसे ये सेंसस वाला आर्टिकल है, तो इसको कंबाइन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आईएमईसी के बारे में देखेंगे, यूपीएससी 2025 में प्रश्न आया है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि अजरबैजान से गुजरता है नहीं गुजरता है, उसका मैपिंग बेस्ड प्रश्न था इसमें। तो इस तरह से जो भी चीज़ें करंट अफेयर में रहती हैं, यूपीएससी उसमें से क्वेश्चंस बना के पूछता है। अब चाहे उसे आप ज्योग्राफी का नाम दे दो, चाहे इकोनॉमी का नाम दे दो, चाहे पॉलिटी का नाम दे दो, लेकिन करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट है। ये यूपीएससी ने इस बार भी बता दिया है। कौन कौन से आर्टिकल है? पहला आर्टिकल बात करें ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग की, देखेंगे। फिर इसके अलावा बैटरी या स्वच्छ ऊर्जा संबंधित है, उसे आर्टिकल को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर है उसका रोल भारत में क्या है, किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी अभी काम कर रही है। फिर पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य एनवायरमेंटल को लेकर एक्सपोजोमिक्स के बारे में देखेंगे। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत कृषि के बारे में देखेंगे, जो द हिंदू में कवर किया गया है। इसके अलावा जो हमारा टेक्सटाइल है, एरियाज है इंडिया में, उसे देखेंगे थोड़ा सा। फिर बांग्लादेश में जो इश्यूज हो रहे हैं उसको लेके थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहता है, खास तौर पे उसे देखेंगे। इसके अलावा भारत का पुनः अन्वेषण, जो फेक नेशनलिज्म और ट्रू नेशनलिज्म है, या अगर कहें कि छद्म राष्ट्रवाद व सच्चा राष्ट्रवाद है, उसके बीच क्या अंतर है, उसमें आर्टिकल है योगेंद्र यादव का, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। शुरू करते हैं आज के आर्टिकल की। बात करते हैं पहला आर्टिकल क्या था। पहला आर्टिकल बात करता है ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम की। तो अभी क्या हो रहा है, नीति आयोग ने क्या किया, एक संगोष्ठी रखी, एक तरह से समिट रखा, जिसमें उसने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भी महिलाएं थी, उनके द्वारा जो भी छोटे छोटे उद्योग चलाए जा रहे थे, उनको उसमें क्या किया गया, प्रमोट किया गया, उसमें उनको बताया गया उसके, और उसके महत्व को वहाँ पे या इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि उस संगोष्ठी या समिट में इंक्लूसिविटी की बात हुई, समावेशिता की बात हुई। समावेशी विकास कितना इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि हर एक सेक्शन का साथ में विकास होना चाहिए। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, SC ST OBC हो, ट्रांसजेंडर्स हो, सभी का विकास साथ में होना चाहिए। और उस समावेशी विकास की बात यहाँ पे की लाइट्स में देखी गई। इसके अलावा उसी इवेंट में वुमेन एम्पावरमेंट की बात देखी गई कि महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर 50% जनसंख्या को आप अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर कर देते हैं, इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, तो भारत कभी भी एक डेवलप इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की यहाँ पे चर्चा हुई, जैसे किस तरह से जो वुमेन को लेके जो वुमेन बेस्ड जो स्कीम्स हैं, या अगर छोटे छोटे उद्योग जहाँ पे महिलाएं सफल हो पाई, उसमें ब्लेंडेड फंड का, ब्लेंडेड फाइनेंस का क्या योगदान रहा। ब्लेंडेड फाइनेंस जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के जो फाइनेंस बनता है, और उससे एक लोन जो मिलता है महिला उद्यमियों को, उसको ब्लेंडेड फाइनेंस बोलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या योगदान रहा है सर, इनके विकास में, उसको देखेंगे। फिर जो लखपति दीदी हैं, जो टारगेट रखा गया है कि करोड़ भर लखपति दीदी बनाना, और खासतौर पे उनके संबंध में आप देखेंगे, उनकी कहानियों को भी यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया। अब बात करते हैं कुछ आंकड़े की, लेटेस्ट फैक्ट्स की। क्या फैक्ट रहे इसमें? फैक्ट्स में आप देखोगे, जो बात करते हैं कि MSME जो क्षेत्र है, उसमें भी अगर आप देखो कि 99% कौन से माइक्रो माइक्रो एरियाज है, जो सूक्ष्म उद्योग है, और जहाँ पे लगभग 11 करोड़ लोगों को काम मिलता है, उसकी यहाँ पे बात हुई। 2025 का ये डाटा है। तो इसका रोल आपको पता है कितना बड़ा रोल हो जाता है इसका। और आप देखेंगे कि जो MSME है, अब इसमें आप देखोगे ना कि अगर इसमें ऑनरशिप देखो, तो 80% जो ऑनरशिप है किसकी है, मेल की है, पुरुषों की है, और 20% ही फीमेल की है। जो ये बताता है कि किस तरह से डिफरेंस है दोनों के स्वामित्व में, या दोनों की जो ऑनरशिप, उसमें कितना डिफरेंस दिखाई देता है। साथ ही इस फैक्ट्स में और क्या बात की गई, फैक्ट में बताया गया कि डे एन अलार्म स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल योजना के तहत,
उसके तहत लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया। लखपति दीदी का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक क्या करना है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। जो छोटे-छोटे उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, छोटे उद्योग, पापड़ उद्योग है, किसी भी चीज़ का उद्योग आप देख सकते हैं माइक्रो लेवल पर। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात की जा रही है, इसी फैक्ट्स में आप यहाँ पे देखोगे ओएनडीसी से जोड़ने की बात की जा रही है, महिला उद्योग है, ओएनडीसी से जोड़ने की बात की जा रही है, ओएनडीसी। अब ओएनडीसी में क्या है इसके बारे में तो देखेंगे ही। ओएनडीसी में जो बात की जा रही है उसके तहत आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि ओएनडीसी क्या है। थोड़ा सा नया डाल देते हैं, ओएनडीसी है क्या। तो ओएनडीसी के बारे में आप देखोगे, ओएनडीसी का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका पर्पज क्या है, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका पर्पज ये था कि अभी आप डिजिटल जो कॉमर्स है, डिजिटल जो ट्रेड है, सारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है। तो इसको बंद, अब ये एक तरह का क्या देखिए क्लोज इन्वायरमेंट है, बंद प्लेटफॉर्म, एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाना, सभी लोग वहां पर आ पाए, सभी लोगों को मौका मिल पाए। सिर्फ जिनको प्रेफरेंस देता है अमेजोन फ्लिपकार्ट, वही उन्हीं का सामान ना बिचे, छोटे छोटे उद्योगों का भी सामान बिचे, छोटे दुकानदार हैं, छोटे ग्रामीण कारीगर हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, उनको भी बराबरी करने का मौका मिले डिजिटल मार्केट में। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि डिजिटल मार्केट का योगदान कितना ज्यादा बढ़ चुका है, सभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, मीशो से। तो ये जो चीजें हैं तो आम लोगों को भी मिल पाए, छोटे उद्योगों को यहाँ पे मिल पाए, ये यहाँ पे पर्पज था ओएनडीसी का। ब्लेंडेड फाइनेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें सरकारी जो पैसा होता है, प्राइवेट पैसा, दोनों मिल के एक फंड बनता है और उससे क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है छोटे छोटे उद्योगों को। लखपति दीदी योजना के बारे में भी आपने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज और एमएसएमई के बारे में आपने देखा, तो एमएसएमई का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, वर्गीकरण जो 2020 में उसका क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद बात आती है कि जो माइक्रो एमएसएमई है ना, उनका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से का है, तो वो माइक्रो कहलाएंगे। अगर स्मॉल इंडस्ट्री कब कहलाएंगे, अगर उनका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएंगे। और मीडियम एमएसएमई के अंदर मीडियम कब कहलाएंगे, जब उनका 50 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। ठीक, ये तो बात होगी इन्वेस्टमेंट के लेवल पर। और टर्नओवर के लेवल पर, टर्नओवर अगर 5 करोड़ के आसपास टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़, तो माइक्रो एमएसएमई कहलाएगा। फिर 50 करोड़ टर्नओवर है, मतलब एक तरह से देखो मल्टीपल 5 यहाँ पे बात हो रही है। और मीडियम में आप 250, तो यहाँ भी 5, मल्टीपल 5 की बात हो रही थी, एमएसएमई कहलाएंगे। ये यहाँ पे बात हो गई है जो हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव हैं, चाहे महिलाओं को लेके जो वुमेन एम्पावरमेंट है खास तौर पे, उसको लेके आप देख सकते हो। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई थी, कौन सी स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसका पर्पज क्या था कि जो एस सी एस टी महिला उद्यमी है, महिला कह सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना था। 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना था। और ग्रीन फील्ड के लिए, ग्रीन फील्ड मतलब किसी चीज को नए तरीके से शुरू करने के लिए महिला उद्यमियों को लोन देने का प्रोविजन इस स्कीम में रखा गया था, एस सी एस टी महिलाओं के लिए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाता था। फिर मुद्रा योजना के बारे में आपको पता है कि मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। उन ऋणों में, उन लोन में महिलाओं को ब्याज में रियायत देने की बात की गई थी, जिससे महिलाओं के जो लोन है उनमें उनको थोड़ा सा रियायत मिल सके। फिर ट्रेड स्कीम है, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंट डेवलपमेंट फॉर वुमेन, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जो एंटरप्रेन्योरशिप व लोन दोनों को यहाँ पे मदद की जा रही थी। उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स की शुरुआत की गई है, जहाँ महिला उद्यमिता है या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बढ़ावा दिया जा सके। इस आर्टिकल में हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी। अगला आर्टिकल, आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, तो उससे संबंधित कई सारे आर्टिकल आए हैं। अब आपको पता है कि 1972 में पर्यावरण समिट हुआ, तो उसके बाद से ये मनाया जाता है। फिर उसके बाद आप 1992 में होता है, रियो समिट होता है। फिर बहुत सारे कन्वेंशन निकल के आते हैं, हमने कई बार देखा, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीसी। यहाँ पे जो आर्टिकल है बात कर रहा है किसके बारे में, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बीईएसएस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब अगर आप जानो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट घोषित किया गया है खास तौर पे पर्यावरण के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया है और ये है क्या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो बीईएस के बारे में आप जानोगे, बीईएस। बीईएस क्या, व्हाट इज बीईएसएस। बीईएस एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे बिजली को या ऊर्जा को बैटरी में स्टोर किया जाता है। सपोज करिए आपने 100 मेगावाट एनर्जी को क्या किया, उसका उत्पादन किया, उसको बनाया। अब उसमें जो आपका कंजप्शन है, आपका कंजप्शन लेट्स से 60 मेगावाट है, 60 मेगावाट है।
60 मेगावाट 10 मेगावाट पर्सनल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर हर तरह का यूज है। 60 मेगावाट यहाँ पे बच रहा है। अब 60 मेगावाट को एक बैटरी स्टोरेज में इसको स्टोर करना, जिससे बाद में जब जरूरत पड़े तो क्या किया जा सके, उसको कंज्यूम किया जा सके। ये यहाँ पे बात होती है, एक्सेसिव एनर्जी को कंज्यूम करने की बात होती है। ठीक है। अब जैसे दोपहर में सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का जो उसमें होता है इक्विपमेंट होता है, उसमें क्या किया जाता है, क्या सारी एनर्जी दिन में ही लाइट में जल जाती नहीं, वो क्या करता है, स्टोर करता है। फिर रात में भी क्या करता है, वही उसी सौर ऊर्जा से लाइट जलती है। ये सारी बात होती है, जिससे बिजली की जो मांग है उसको यहाँ पर पूर्ति की जा सके। ये बीईएसएस का पर्पज होता है। और ये इंपॉर्टेंस तो है ही, आपको पता है कि भाई 24 घंटे बिजली सप्लाई करना है तो हमें एनर्जी तो स्टोर करना पड़ेगा, पीक लोड मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर हम बात करें ये सब क्यों किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्या लक्ष्य है। भारत के दो लक्ष्य हैं। एक तो भारत के पंचामृत के बारे में आपने सुना होगा। जब ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने घोषणाएं की। उनमें एक घोषणा ये भी थी कि 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। अर्थात जितना भारत कार्बन इमिट करेगा उतना ही यहाँ पे पर्यावरण, उतना ही यहाँ पे इतनी व्यवस्था होगी कि उसको क्या कीजिए, ऑब्जर्व कर लिया जाए। फिर 2030 तक टारगेट किया है कि 500 गीगावाट जो एनर्जी है उससे कौन सी एनर्जी से बने, रिन्यूएबल एनर्जी से बने। दो टारगेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों टारगेट में ये जो टारगेट है 222 के आसपास, तो हमने क्या कर लिया, इसको अचीव कर लिया है। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा अचीव करना है तो हमें इसको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता होगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग की, फिर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन शुल्क में भी छूट देने की आवश्यकता होगी। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे यह भी बात की जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट बीएसईएस है, यहाँ पे इंडी ग्रिड है और जीईएपीपी है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। बहुत मतलब कि एक तरह की बिजली उत्पादन कंपनी है, उनके साथ भी एक तरह से पार्टनरशिप कर रहा है। हालांकि कुछ चैलेंज भी दिखाई देते हैं, जैसे बैटरी की कमी, बैटरी ग्रिड की कमी और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये सारी चैलेंज है यहाँ पर। लेकिन अभी टारगेट ये रखा गया है कि 2032 तक ना, ये जो बीईएस है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम है, इसको हमें 47 गीगावाट तक बना देना है, 47 गीगावाट तक इसको बना देना है। ठीक है। ये यहाँ पे आपने बात कर दी, यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और हम बात करेंगे किसके बारे में, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, राष्ट्र की सेवा में, जो ये आर्टिकल है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। गिव मी अ सेकंड। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे, हम्म, हाँ, पहले ये वाला आर्टिकल देखते हैं, एक्सपोजियम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या है, एक्सपोजोमिक्स के बारे में क्या है क्या ये, है ना। इसको थोड़ा सा अगर आप नजर डालें तो इसमें आप पाओगे कि देखिए, आज पर्यावरण दिवस मैंने आपको बताया, तो पर्यावरण संबंधी बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। अब इसमें एक्सपोजोमिक्स क्या होता है, एक तरह का एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप देखें, एक पूरी लाइफ में हमारे ऊपर जो इन्वायरमेंट के जो रिस्क है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसको स्टडी करता है। कौन सा ये, क्या स्टडी करता है, आपकी लाइफ में अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट, अगर वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके अलावा आप केमिकल जो पोल्यूशन है, माइक्रो प्लास्टिक है, उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जल प्रदूषण हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तरह से जितने भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसकी स्टडी किस में की जाती है, एक्सपोजमिक्स में की जाती है। भारत में अगर देखो तो 25% के आसपास जो रोग होते हैं, 25% डिसीजेज होते हैं, वो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ जो चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं। और लगभग 18 अगर लोगों की जान रिस्क में है, तो 11 लोगों की जान इसी वजह से यहाँ पे रिस्क में दिखाई देती है। यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसका जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, जो एनवायरनमेंट में जो होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका शरीर पे कम हो सके, हम प्रॉपरली अडॉप्ट कर पाएँ, प्रॉपरली मिटिगेट कर पाएँ, जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड जो चैलेंजेस इमर्ज होके आते हैं उनको। इस संबंध में यहाँ पे बात होती है। तो ये हमको हमको यहाँ पे देखना था। तो ये आर्टिकल एक्सपोजमिक्स के बारे में तो बहुत बहुत बड़ा कोई आर्टिकल नहीं था, तो हमने यहाँ पे देख लिया है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और अगले आर्टिकल में हम क्या देखेंगे, अगले आर्टिकल में देखने पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला कि हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, जो था राष्ट्र की सेवा में परमाणु के संबंध में। तो इस आर्टिकल के बारे में क्या इसका क्या पर्पज था, क्या अभी यहाँ पे बेसिकली आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट और खासतौर पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आप देखें, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की जब आप बात करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा की भी बात होती है, परमाणु ऊर्जा की बात होती है यहाँ पे। तो 5 जून 2025 को ही दिल्ली में स्थित अगर एनएससी है, नेशनल साइंटिफिक सेंटर, इसमें हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर या राष्ट्र की सेवा में परमाणु नामक स्थायी दीर्घा के
नवीनीकृत संस्करण का उद्घाटन हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे एक तरह का इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर, और इसमें बात की जा रही है कि 2016 में जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 56 से अधिक इंटरेक्टिव इसके सेशंस हुए। आर्टिकल ये कहना चाहता है कि भारत में अगर आप देखो तो 22 के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, और जो कहीं न कहीं 7480 मेगावाट के आसपास जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, किसमें? न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। अब ये भी बात कर रहा है ये आर्टिकल कि 25% भारत में थोरियम भंडार है, थोरियम की जो स्टोरेज है, ठीक है, जिससे क्या किया जा सकता है, परमाणु एनर्जी को कहीं न कहीं सहायता मिलती है। और भारत जो ऊर्जा है, उसमें 3.1% परमाणु ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक, तो हमें क्या करना है? हमें परमाणु ऊर्जा संबंधी अवेयरनेस फैलानी है, हमें उसको जागरूकता फैलानी है। अब इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के बारे में जन जागरूकता फैलाना, छात्रों में वैज्ञानिक जानकारी देना, छात्रों में एक तरह की रुचि पैदा करना, ये इसका बेसिकली पर्पज था इस समिट का। और एनपीसीआईएल के सहयोग से ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस आपने देख लिया, महत्व, सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। आगे हम बात करेंगे, अगले आर्टिकल तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे जलवायु संकट से निपटने के लिए सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। अब सस्टेनेबल कृषि क्या होती है? सस्टेनेबल का मतलब भी क्या होता है कि किसी भी चीज का इस तरह से यूज करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहे। वही एग्री सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अगर आप देखो यहाँ पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत कृषि के बारे में देखो, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें वर्तमान में जो हमारी फूड रिलेटेड जो नीड है उसको हम पूरा करते हैं, लेकिन मिट्टी को या मृदा को इतना खराब या इतना नुकसान नहीं पहुंचाते कि आने वाली पीढ़ी उससे प्रोडक्शन ना कर पाए। इसका मतलब कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ऐसी एग्रीकल्चर करना जिसमें मृदा ना ज्यादा प्रदूषित हो, वाटर भी सिक्योर रहे, हर चीज का अगर देखें तो सस्टेन यूटिलाइजेशन होना चाहिए, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, है ना। और जैविक खेती वगैरह को अपनाना यहाँ पर, है ना, जैविक खेती को अपनाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधता को अपनाना। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, पारंपरिक ज्ञान जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आधुनिक तकनीकी है, मॉडर्न जो हमारी टेक्निक है उसको साथ जोड़ के एक तरह से एग्रीकल्चर की जाती है यहाँ पे। और पशुपालन, मत्स्य पालन आदि को यहाँ पे जोड़ा जाता है। ये पर्पज होता है जिसमें, अगर क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में आप देखो, जोतों के आधार पर देखोगे, लैंड के साइज के आधार पर, तो आप पाओगे 86% जो फार्मर्स है ना, किसान है, उनके पास छोटी जोत है, लघु जोत है, या सीमांत या मार्जिनल जोत है, और वो लगभग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से बेनिफिट हो सकते हैं। इसके अलावा 40% जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, उसको हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। इस तरह सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना चलाई थी सरकार ने। इसके अलावा एनएमएसए चलाई थी सरकार ने, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाई थी, पीएम कुसुम सरकार ने चलाई कि एक तरह से किसान इंडिपेंडेंट भी हो पाए, और अ, नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पे हो सके। सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार ने स्कीम यहाँ पे चलाई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। तो ये तो बहुत सारी सरकार ने स्कीम चलाई थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके। आज जो आर्टिकल था, आज का आर्टिकल बात कर रहे हैं कि जनवरी 2025 जो है, जनवरी 2025, ये अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है, गर्म महीना रहा है, जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे को बताता है। साथ ही यह बताता है कि यूनेप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और कॉपरनिकस जो प्रोग्राम है, किसका किसका कॉपरनिकस प्रोग्राम, ये है यूरोपियन यूनियन का, प्लस WWF, ये परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज को जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको लेके। क्योंकि अगर आप देखें तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जो आजीविका है, जो उनका जो रोजगार एग्रीकल्चर पे ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस करने की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इन संस्थाओं के बारे में, यूनेप के बारे में देख लेते हैं। तो यूनेप को कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, कीनिया में है। और ये एक तरह की यूएन की एजेंसी है, यूएन में लिखा ही है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या करता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ कृषि व्यवस्था बेहतर हो उसको बढ़ावा देने का प्रयास करता है। लैंड डिग्रेडेशन या मृदा क्षरण को रोकता है। कीटनाशकों का प्रभाव, फर्टिलाइजर्स का यूज, उसको यहाँ पे सस्टेनेबल यूज की बात करता है। और 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो इंपॉर्टेंट आपको, द वेट ऑफ सिटीज रिपोर्ट एग्रीकल्चर को लेके क्या करता है, देता है। दूसरा हम यहाँ पे देख रहे थे कॉपरनिकस प्रोग्राम के बारे में, कॉपरनिकस प्रोग्राम,
कोपरनिकस प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन का जो अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन या असेसमेंट किया जाता है, सैटेलाइट बेस्ड डाटा का यूज किया जाता है, क्लाइमेट चेंज का, एनवायरनमेंट का, लैंड का, ओशियन का, इन सारा डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे बात की जाती है कि इनको कैसे मॉनिटर किया जाए, जो चीज़ें हो रही हैं उसको डिजिटली या स्मार्ट तरीके से कैसे यहाँ पे कोऑपरेट किया जाए। ये यहाँ पे बात होती है कोपरनिकस में, जो ईयू के अंतर्गत आता है। फिर इसके अलावा WWF के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्टैब्लिश किया गया था इसको, और इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड। ठीक है, ये एक तरह का अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। सॉरी, जो प्राकृतिक संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन की बात करता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बात कर रहा है कि जो भारत है, ये 16वीं जनगणना के बारे में। इसे हम देखें मेंस के आर्टिकल के साथ। वस्त क्षेत्र में स्थिरता। भारत, आपको पता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इसके कपड़े का। लेकिन पहले एक जमाना हुआ करता था, जब प्राचीन काल में आप देखोगे, सेकंड या फर्स्ट लार्जेस्ट हुआ करता था। चाइना और इंडिया हमेशा फर्स्ट सेकंड रैंक में हुआ करते थे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। अब अगर हम बात करें तो अगर 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो अब यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ट्रेसेबिलिटी, ग्रीन जो डेवलपमेंट है ना, उस दिशा में भारत क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ की हाईलाइट्स बताई गई हैं। एक तरह से बात हो रही है कि रिजनरेटिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रिजनरेटिव कॉटन प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए कॉटन को लेके। कंज्यूमर सर्कुलरिटी सर्वे की यहाँ पे बात होती है कि एक तरह का सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 37% जो कंज्यूमर्स हैं, का ये सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट होता है उसको यहाँ पे फोकस करते हैं। इसलिए बात की गई कि जो प्रोडक्ट है उनमें QR कोड होनी चाहिए, AI प्रमाणित होनी चाहिए, सप्लाई चेन विजिबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है वस्त्र योगदान को लेके। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को लेके। जैसे आपको पता है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो 8.5% हमारा कंट्रीब्यूशन है किसमें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। फिर IIP देखो, इसमें 6% इसका योगदान यहाँ पर होता है। और बाजार का आकार 2030 तक देखोगे कि लगभग $350 बिलियन का यहाँ पे इसका बाजार का आकार हो जाएगा, और जहाँ पे 4 करोड़ के आसपास नौकरियां। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेंस का क्वेश्चन आता है तो आपके पास जब फैक्ट्स नहीं होते लिखने के लिए कि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताना है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, तो इसलिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पे होना आपके पास बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसका रोल यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे है। तो इसको सरकार यहाँ पे प्रमोट कर रही है। बहुत सारे टेक्सटाइल मिशन है, अदर टाइप की जो स्कीम सरकार यहाँ पे चलाई है, उसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आर्टिकल बात करें, पश्चिम एशिया के चलते IMEC परियोजना में हो सकती है देरी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे, गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले आप जान लो IMEC के बारे में, आखिर आखिर जान लो होता क्या है। तो एक छोटा सा यहाँ पे मैप बना लेते हैं कि ये सारी प्रैक्टिस करना यहाँ पे आपको जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये अगर यहाँ पे इंडिया है, ठीक। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, ठीक है। या यहाँ पे पेन बदल देते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, रियाद वगैरह ये सारा है। फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला जो रीजन किसको बिलोंग करता है, अफ्रीका को बिलोंग करता है। अफ्रीका को बिलोंग करता है, किसको, अफ्रीका। यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ गया मैप, गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, IMEC के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, नहीं बनाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये याद रख ले कि जो इंडिया है, यहाँ पे भारत है। भारत के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर भारत है, सपोज, पेन तो चेंज हो जा भाई। हाँ, यहाँ पे भारत के बारे में हमने यहाँ पे देख लेते। चलिए भारत के मैप में ऐसा रफली बना लेता हूँ। भारत के मैप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान आपको मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान मिलेगा, यहाँ पे ईरान आपको मिलेगा।
आईएमईसी का क्या पर्पज़ है? आईएमईसी का पर्पज़ ये है कि जो यहाँ पे गुजरात है, इसको आप यहाँ से ये जोड़ो, यहाँ पे यूएई है। ये वाला रीजन आपको पता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया वाला रीजन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूएई से जोड़ेंगे और इसके थ्रू सऊदी अरब, इज़राइल होते हुए, यहाँ पे जॉर्डन होते, यहाँ पे इज़राइल होते हम क्या करेंगे, भूमध्य सागर में यहाँ पे प्रवेश करेंगे। किस में करेंगे? भूमध्य सागर में, यहाँ पे मेडिटेरियन सी में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पे कहाँ जाएँगे? इटली जाएँगे, फ्रांस जाएँगे और जर्मनी जाएँगे। ये हमारा पर्पज़ है। अब इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन ये था कि जो अज़रबैजान है इसका पार्ट है कि नहीं है? अब अज़रबैजान की लोकेशन यहाँ पे है, अज़रबैजान की लोकेशन, ठीक है? तो भारत अगर देखोगे तो अज़रबैजान इसमें यहाँ पे पार्ट नहीं होता, कि इसका आप मैप भी निकाल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से कि किस तरह से यहाँ पे जो पहल है किसको संबंधित है, आईएमएसी एक यहाँ पे पहल है। आप उसका रोल क्या है आपको देखोगे, चाइना का एक प्रोजेक्ट है, चाइना क्या प्रोजेक्ट चला रहा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है प्रोजेक्ट, है ना? तो अगर यहाँ पे भारत है तो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी अपनाते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब कि मोतियों की माला। तो चाइना आप देखोगे यहाँ पे बांग्लादेश को जोड़ेगा, फिर यहाँ पे श्रीलंका को, श्रीलंका पे उसका पोर्ट है, फिर मालदीव में पोर्ट है, फिर यहाँ पे जिबूती में उसका पोर्ट है। इस तरह से भारत को घेरने की जो नीति होती है उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए, यहाँ पे एक बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ बाधाएं ये चल रही हैं, क्योंकि तो इसराइल गाजा में लगातार युद्ध चल रहा है, तो इसराइल की यहाँ पे लोकेशन है, उसको यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज क्रिएट होती है। दूसरा, यहाँ पर एमईए की सब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार राजनीतिक स्थिरता के अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। फिर चीन चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे समस्या उत्पन्न करता है। इस तरह से यहाँ पे बात होती है कि जो प्रोजेक्ट है कहीं न कहीं डिले थोड़ा-सा चल रहा है, यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी, जो जी20 हमारा सम्मेलन हुआ था 2023 में, वहाँ पे इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसमें शामिल देश कौन-कौन से? भारत है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इज़राइल, यूरोप है। फिर 40% तक शिपिंग समय में कमी यहाँ पे देखी गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है? अब आईएमईसी के बारे में अगर आप देखो तो इसमें क्या है, सड़क मार्ग भी चुना गया है, रेल मार्ग भी, समुद्री मार्ग, सारे मार्ग यहाँ पे चुने गए हैं ऊर्जा, डिजिटल व इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को लेके। तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश को राजनीतिक प्रतिशोध से हटकर यहाँ पर संस्थागत निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ये आर्टिकल यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है कि देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, जिस तरह से तख्तापलट हुआ, उसके बाद भी लगातार यहाँ पे अशांति यहाँ पे बनी हुई है। तो बांग्लादेश में न्याय, जस्टिस है, लोकतंत्र, संस्थाओं की गिरावट लगातार चलती रही है, खासतौर पर पॉलिटिकल वेंडेटा को यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट की बात होती है, जैसे ओएससीए 4 रिपोर्ट होती है, जहाँ पे बात हो रही है कि नागरिकों में बल प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे शांति की जो पहल है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त राज्य जैसी संस्थाओं को अपना योगदान यहाँ पे देना चाहिए और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ाना चाहिए। इस तरह से कुछ यहाँ पे इस आर्टिकल में बात थी। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत को भी यहाँ पे सहयोग करना चाहिए, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, है ना? इस तरह से जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हमारा पार्ट भी है कि जो पड़ोसी देशों में शांति बनी रहे, उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो। इस तरह से भारत भी कुछ यहाँ पे कदम उठाने चाहिए, इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अगले आर्टिकल में बात करेंगे किसके बारे में? 1931 की जनगणना भारत की जातिगत आंकड़ों की आधारशिला है। इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में देखेंगे। तो 1931 की जनगणना के बारे में यहाँ पे आर्टिकल है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो आखिर क्या है। अगर हम नया डालें तो जनसंख्या पर नया डालें तो हम क्या पाएंगे कि 2026-27 में क्या हो रहा है, 16वीं जनगणना की बात हो रही है, जो जाति आधारित जनगणना होगी, जाति आधारित जनगणना होगी, है ना? अब इसके बारे में बात होती है तो जनगणना होता है क्या, जनगणना जिसको 1940 एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया था, 10 वर्ष में जो जनसंख्या है उसकी गणना करना। और ये जो जनगणना है डिजिटल जनगणना होगी, 10 वर्ष में होती है। सबसे पहली जनगणना 1931 में अगर आप देखें, वैसे तो आप देखेंगे 1872 के आसपास जनगणना की शुरुआत हो गई थी, है ना? लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई, फिर उसके बाद रिपन के टाइम पे कंटिन्यू हो गया 1882 से। लेकिन आप देखोगे कि पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी, डाटा कलेक्ट किया गया था। और उसके जो आयुक्त थे जे.एच. हटन थे। जे.एच. हटन क्या थे? जनगणना आयुक्त थे 1931 में। उन्होंने 518 जो पेज की रिपोर्ट उन्होंने दी थी। इसके अलावा बताया था कि लगभग 35 करोड़ जनसंख्या भारत में है, 225 के आसपास बोलियां बोली जाती है, और कुछ ऐसा डाटा उन्होंने दिया था। 2011 में भी अगर देखोगे तो ओबीसी का डाटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो डाटा इसको सार्वजनिक किया जाएगा, लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, मायने भी जनगणना की, जनगणना के मायने अगर आप देखो क्या है, सबसे पहली बात यह है कि महत्व अगर देखोगे तो ऐसी योजना बनानी चाहिए, टारगेट ग्रुप है, लक्षित समूहों को लाभ मिल पाएगा। ऐसी योजना बनाओ जिससे जो वंचित समूह है उनको ही लाभ मिल पाए। ऐसा नहीं कि सभी लोग वहाँ पे हर कास्ट में सभी लोग लाभ उठाने वाले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे, डाटा ड्रिवन इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, चैलेंजेस भी यहाँ पे बात होगी, पॉलिटिकली, सोशली, टेक्निकली,
एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग चैलेंज है, जैसे अगर आप देखें जातिगत जनगणना से जातिगत जो वैमनस्यता बढ़ सकती है, टेक्निकल इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं है जनगणना करना। साथ ही साथ अगर आप देखोगे सामाजिक स्तर पर 46 लाख के आसपास वर्तमान में जातियां हैं, तो इतनी अगर जातियां भारत में हैं तो कैसे जाति जनगणना संभव हो सकती है। तो इस तरह से कुछ चैलेंज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पे बेहतर डाटा को कलेक्ट करने की आवश्यकता है, डाटा की गोपनीयता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इस वजह से इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे करने की आवश्यकता है। लास्ट आर्टिकल बात करें भारत में पुनः अन्वेषण या राष्ट्रवाद को जिंगोइज्म के बारे में। अब जिंगोइज्म क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा देखो तो आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि नेशनलिज्म क्या होता है और नेशनलिज्म। नेशनलिज्म NATI, नेशनलिज्म हो गया, और ये NATI नेशनलिज्म। अब ये आक्रामक होता है, अग्रेसिव होता है, अग्रेसिव राष्ट्रभक्ति की बात करता है, क्रिटिसिज्म की बात करता है, एक्सक्लूसिविटी की बात करता है कि जो बहुसंख्यक है वही मानेंगे, अंधभक्ति की बात करता है, सरकार की आलोचना मतलब पूरे संविधान की आलोचना की बात करता है, मतलब आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, अगर सरकार के खिलाफ बोले तो आप पूरे देश के खिलाफ हैं। एक दलीय निष्ठा की बात करता है कि सभी लोग एक ही पार्टी को वोट दो, सभी लोग निष्ठा दिखाओ, सत्ताधारी पार्टी ही केवल देश की पार्टी है। या पोलराइजेशन की बात करता है, ये कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बात करता है, ये बात कर देश में प्रेम की बात करता है, सेवा की बात करता है, समावेशिता की बात करता है कि सभी जाति धर्म के लोग सब एक साथ रहना चाहिए, सहिष्णुता की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, यहाँ पे करता है, टॉलरेंस की बात करता है। इसके अलावा सिविल राइट्स की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है, और यहाँ पे संविधान सबसे ऊपर है उसकी बात करता है, ना कि सरकार सबसे ऊपर है। इस तरह से ये दोनों का भी डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या, देखो जो फेक नेशनलिज्म है उसको जिंगोइज्म कहा जाता है। जिंगोइज्म बेसिकली क्या, कि तुम अगर सरकार के साथ नहीं हो तो तुम देश के खिलाफ, राष्ट्र की एकता के खिलाफ हो, देशद्रोही हो। तो इस तरह से यहाँ पे फेक जो नेशनलिज्म उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ट्रू जो नेशनलिज्म होता है विविधता में एकता की बात करता है। अब इसमें आप महात्मा गांधी के स्टेटमेंट भी पाएंगे कि नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी बहुसंख्यक समाज की सेवा करें, आप देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का भी स्टेटमेंट मिलता है कि राष्ट्रवाद मानवता के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब ह्यूमनिज्म सबसे ऊपर होना चाहिए, नेशनलिज्म से ऊपर ह्यूमनिज्म की बात करते हैं यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर। तो इस तरह से यहाँ पे ये तो कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। यहाँ पर योगेंद्र यादव का आर्टिकल आया, उन्होंने कहा कि जिंगोइज्म कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता बढ़ता जा रहा है भारत में। सांस्कृतिक वर्चस्ववाद उसको उन्होंने बोला कि कल्चर कह सकते हैं, कल्चरिज्म हेजोमनी, इस तरह से एक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सांस्कृतिक वर्चस्ववाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने आलोचना भी की जो फेक नेशनलिज्म, अंधभक्ति है, इंटॉलरेंस है, उसकी आलोचना वहाँ पे करते हैं इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया है। इस तरह से कुछ चैलेंजेस भी हैं, आपको पता ही है। सुझाव यहाँ पे बात होती है कि नागरिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए, सिविल राइट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कल्चरल इवेंट्स होने चाहिए जो साथ में कुछ तरह से कराए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे इनिशिएटिव को प्रमोट करने की आवश्यकता है। आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले डिस्कशन में मिलते हैं।